नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यव्रत दास आप सबको मेरे YouTube चैनल द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे भारत के एक महान ऐतिहासिक राज्य उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो अपनी आकर्षित समुद्री तटों, दर्शनीय मंदिरों, खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। जगन्नाथ पुरी मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा रोमांचित कर देने वाले स्थानों के साथ साथ ऐतिहासिक स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। उड़ीसा राज्य के नृत्य के जितनी तारीफ की जाए कम है। उड़ीसा की कला, संस्कृति, त्योहार और संगीत इस राज्य को अपनी अलग ही पहचान दिलाते हैं। उड़ीसा घूमने के लिए पर्यटक भारी संख्या में आते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का दिल खोलकर आनंद लेते हैं। उड़ीसा के इतिहास को देखने पर हमें पता चलता है कि प्राचीन काल से मध्यकाल तक उड़ीसा राज्य को कलिंग, उत्कल, उत्करात, ओड्र देश, ओड्र राष्ट्र, त्रिकलिंग, दक्षिण कौशल, कंगोद, तोशाली, छेदी तथा मच्छ देश के नामों से भी जाना जाता था। ये सब नामों का वर्णन वैदिक ग्रंथों तथा रामायण और महाभारत में भी वर्णित है। वर्तमान के नाम 4 नवंबर 2011 को उड़ीसा नाम में परिवर्तित कर दिया गया। उड़ीसा नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द ओड्र से हुई है। इस राज्य की स्थापना भागीरथी वंश के राजा ओड ने की थी, जिन्होंने अपने नाम के आधार पर ओड वंश व ओड्र राज्य की स्थापना करी। समय बीतने के साथ 3री सदी ईसा पूर्व से ओड्र राज्य पर महामेघवाहन वंश, माठर वंश, नल वंश, विग्रह वंश, मुदगल वंश, शैलोद्भव वंश, भौमकर वंश, नंदोद्भव वंश, सोम वंश, गंग वंश और गजपति वंश का आधिपत्य भी रहा था। प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य का बृहत भाग को कलिंग नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। अशोक के कलिंग युद्ध के विवरण में अशोक के पिता और पितामह का विवरण भी देना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि अशोक के कलिंग युद्ध की पृष्ठभूमि यही से बनती है। दक्षिण में उसके पिता ने विजय प्राप्त की थी। दक्षिण में ही कलिंग राज्य था जो अशोक के समय में एक स्वतंत्र राज्य हो गया था। उड़ीसा के लोग बहुत समृद्ध थे। कलिंग के निवासी मुख्यतः व्यापार और कृषि करके समृद्ध बने थे और वह सब स्वतंत्र भी थे। कलिंग की व्यापारियां व्यापार करने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, वर्मा आदि अनेकों देशों को व्यापार करने अपनी बड़ी बड़ी नावों से समुद्री यात्रा करते थे। उनको साधव बोला जाता था। कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे क्रूर घटना कही जा सकती है। इतिहास में इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है कि कलिंग युद्ध में अशोक ने कितने सेना का उपयोग किया था, ना ही उसका विवरण है कि कलिंग का राजा कौन था। पर अनुमान है कि 10 लाख से भी बड़ी सेना को लेकर अशोक पूरे निर्दयता के साथ युद्ध भूमि में उतरा था। अशोक के आक्रमण के विरुद्ध कलिंग वासियों ने भी पूरी तत्परता दिखाई। अशोक के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए कलिंग से भी एक विशाल सेना रण क्षेत्र में उतर पड़ी।
युद्ध का परिणाम बेहद विवच्छ और भयानक था। कलिंग की सेना अशोक की सेना द्वारा निर्दयता पूर्वक बंध कर दी गई। युद्ध के पश्चात कलिंग के 1.5 लाख सैनिक बंदी बनाए गए थे। 1 लाख सैन्यों को युद्ध भूमि में मृत्यु दिया गया था, क्योंकि कलिंग योद्धाओं ने बेहद वीरता से युद्ध किया था। इस बात से यह कहा जा सकता है कम से कम 1 लाख अशोक के सेना के योद्धा भी मारे गए थे। 2 लाख लोगों की लाशों से पड़े हुए युद्ध क्षेत्र में लाशें उठाने वाले भी कोई न बचा था। सड़ती हुई लाशों से ही व्याधियां फैली थी, जिसमें कई गुना कलिंगवासी भी मारे गए थे। कहानी यह है कि कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, पर बुद्धिस्ट ग्रंथों से पता चलता है कि लड़ाई के पहले से ही अशोक बौद्ध धर्म मानता था। कलिंग की लड़ाई से उसका कोई भी मतलब नहीं था। भुवनेश्वर के नजदीक धौली क्षेत्र में लड़ाई हुई। अशोक के अपने स्तंभों के मुताबिक 1 लाख लोग मरे थे, 1.5 लाख कैदी बने थे, पर धौली में जो स्तंभ अशोक ने गड़वाया उसमें कहीं भी किसी तरह की दुख या अफसोस का कोई भी जिक्र नहीं पाया जाता है। यहां तक कि वहां से 1000 किलोमीटर दूर गढ़े हुए स्तंभों पर भी हिंसक भाषा में ही संदेश है। 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक मौर्य साम्राज्य स्थापित रहा, परंतु 185 ईसा पूर्व से कलिंग पर महामेघवाहन वंश का आधिपत्य हो गया था। महामेघवाहन वंश के तृतीय शासक राजा खारबेल 49 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था तथा अपने शासन काल में जैन धर्म के विभिन्न माध्यमों से विस्तृत किया था, जिसमें से एक उड़ीसा की उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं भी हैं। इसमें जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां व शिलालेख प्राप्त हुए हैं। महामेघवाहन वंश के पश्चात उड़ीसा पर सातवाहन राजाओं ने भी कुछ वर्षों तक राज किया था। 498 ईसा में माठर वंश ने कलिंग पर अपना राज्य कर लिया था। माठर वंश के बाद नल वंश का शासन आरंभ हो गया। नल वंश के दौरान भगवान विष्णु के अधिक पूजा जाता था, इसीलिए नल वंश के राजा व विष्णु पूजक स्कंदवर्मन ने विष्णु विहार का निर्माण करवाया था। नल वंश के बाद विग्रह एवं मुदगल वंश, शैलोद्भव वंश और भौमकर वंश ने कलिंग पर राज्य किया था। भौमकर वंश के सम्राट शिवाकर देव द्वितीय की रानी मोहिनी देवी ने भुवनेश्वर में मोहिनी मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं शिवाकर देव के द्वितीय भाई शांतिकर प्रथम के शासन काल में खंडगिरी और उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित गणेश गुफा को पुनः निर्मित कराया गया तथा साथ ही धौलीगिरी पहाड़ पर बौद्ध मठ का भी निर्माण करवाया। यही नहीं, राजा शांतिकर की पत्नी रानी हीरा महादेवी द्वारा 8वीं ईसा में हीरापुर नामक स्थान पर 64 योगिनियों का मंदिर निर्मित करवाया गया। गंगवंश भारतीय महाउपदेश का एक हिंदू राजवंश था, जो कि राजा इंद्रवर्मन के द्वारा 496 ईस्वी में स्थापित किया था। उन्होंने कलिंग को राजधानी बनाया। उनके राज्य के अंतर्गत वर्तमान समय का संपूर्ण उड़ीसा तो था ही, उसके साथ ही पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के भी कुछ भाग थे। पुरी मंदिर के मादल पांजी से यह पता चलता है कि गंगवंश के शासक नृसिंहदेव प्रथम के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 1253 से
1260 ईस्वी के बीच हुआ था। कोणार्क सूर्य मंदिर जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। कोणार्क मंदिर को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। रथ में 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हैं और इसे 7 शक्तिशाली घोड़े तेजी से खींच रहे हैं। जितनी सुंदर कल्पना है, रचना भी उतनी ही भव्य है। मंदिर अपनी विशालता, श्रेष्ठ निर्माण तथा वास्तु और मूर्ति कला के समन्वय के लिए अद्वितीय है और उड़ीसा की वास्तु और मूर्ति कलाओं की चरम सीमा प्रदर्शन करता है। एक शब्द में कहा जाए तो यह भारतीय स्थापत्य की महानतम विभूतियों में से एक है। मध्यकाल के प्रारंभ होने से कलिंग पर सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त ययाति केसरी सन 931 ईस्वी में गद्दी पर बैठे तथा कलिंग के इतिहास को गौरवमय बनाने हेतु उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर, वरुणेश्वर, केदारेश्वर, मार्कंडेश्वर आदि मंदिरों सहित कुल 38 मंदिरों का निर्माण करवाया। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। यद्यपि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में बना, किंतु इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस मंदिर का वर्णन 6ठी शताब्दी के लेखों में से पाया जाता है। 11वीं शताब्दी में लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, लोकनाथ व गुंडीचा मंदिर के सहित कई छोटे बड़े मंदिरों का भी निर्माण करवाया। 15वीं सदी के अंत तक जो गंगवंश हल्का पड़ने लगा था, उसने सन 1038 ईस्वी में सोमवंश को हराकर पुनः कलिंग पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। पुरी मंदिर के प्राचीन इतिहास से यह पता चलता है कि वर्तमान पुरी के जगन्नाथ मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने आरंभ करवाया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग 1078 से 1148 ईस्वी में बने थे। उसके बाद सन 1197 में जाकर उड़ीसा शासक अनंत भीम देव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। मंदिर में श्री जगन्नाथ जी की पूजा सन 1558 तक होती रही। इस वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया था और मूर्तियां तथा मंदिर के भाग ध्वंस किए और पूजा भी बंद करा दी थी। इसके बाद भगवान के विग्रहों को गुप्त में चिलिका झील में स्थित एक द्वीप में रखा गया। बाद में रामचंद्र देव के खुर्दा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने पर मंदिर और इसकी मूर्तियों की पुनर्स्थापना हुई। गंगवंश ने 3 शताब्दियों तक कलिंग पर अपना राज्य किया था तथा राजकाल के दौरान 12वीं से 13वीं ईस्वी तक भास्करेश्वर, मेघेश्वर, यमेश्वर, कोटि तीर्थेश्वर, अनंत वासुदेव, दक्ष प्रजापति, सोमनाथ, जगन्नाथ, बिरजा आदि मंदिरों को निर्मित करवाया था, जो कि वास्तव में कलिंग के स्थापत्य इतिहास में अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। गंगवंश के शासनकाल पश्चात
गजपति राजवंश का उदय हुआ था, जिसका उदय उड़ीसा तथा वर्तमान आंध्र प्रदेश के उत्तरी समुद्र तटीय क्षेत्र में हुआ था। कपिलेंद्र देव द्वारा स्थापित यह राजवंश 1434 ईस्वी से 1541 ईस्वी तक प्रभावी रहा। कपिलेंद्र देव जी के अधीन यह साम्राज्य का रूप धारण कर लिया, जिसका विस्तार उत्तर में गंगा के निचले प्रदेशों से लेकर दक्षिण में कावेरी तक फैला था। कपिलेंद्र देव जी के शासनकाल के दौरान साम्राज्य की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार किया गया था। राजा ने श्री श्री गजपति गौड़ेश्वर नबकोटी कर्नाटक कुलवर्गेश्वर की उपाधि धारण की। रथ यात्रा के दौरान पुरी में उनके वंशज आज भी इस उपाधि का उपयोग करते हैं। इस राजवंश के महत्वपूर्ण शासक पुरुषोत्तम देव 1467 से 1497 और प्रतापरुद्र देव 1497 से 1540 तक शासन किए थे। गजपति राजाओं को आद्य सेवक या भगवान के पहले सेवक के रूप में जाना जाता है। कखरुआ देव इस वंश के अंतिम शासक थे, जिनको गोविंद विद्याधर ने 1541 ईस्वी में मारकर भोई राजवंश की स्थापना की थी। भोई राजवंश ने 1542 से 1559 ईस्वी तक उड़ीसा पर शासन किया था। 1586 ईस्वी में बंगाल के तुगलक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कलिंग पर राज्य किया। यह वह दौर था जब कलिंग में कला का वर्चस्व कम होते होते लगभग समाप्त ही हो चुका था, क्योंकि तुगलक शासक कला विरोधी रहे। इसीलिए किसी भी प्रकार के मंदिर या मठ का निर्माण नहीं हुआ था। उसके बाद में मुगलों का शासन था, जो औरंगजेब के मरने तक चला था। मुगल जाने के बाद उड़ीसा पर हैदराबाद के नवाब और फिर बाद में मराठा साम्राज्य ने शासन किया था और आखिरी में सन 1803 में उड़ीसा पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा जमा लिया था और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना की गई थी। आज उड़ीसा देश में एक अलग और अनोखी पहचान रखती है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे महान क्षेत्र में पैदा हुआ जहां पर मुझे अच्छी शिक्षा, अच्छा वातावरण और अच्छी संस्कृति मिली है। आप सभी को धन्यवाद। जय उत्कल, जय हिंद।